नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक का भाग 2 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम उससे संबंधित जो है धार्मिक नीति, उसके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य, साम्राज्य विस्तार, सृजनात्मक कार्य एवं उसके समय जो घटित हुए प्रमुख विद्रोह हुए और उसकी मौत, इन बिंदुओं पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उसके काल की, जो उस राजा की है, धार्मिक नीति के बारे में। और इस धार्मिक नीति में हम उसकी जो है मुख्यतः गैर मुस्लिम धर्मों के प्रति उसका कैसा व्यवहार रहता है, उसकी कैसी नीति रहती है, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें उसकी हिंदुओं के प्रति जो धार्मिक नीति है, तो वह बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करता है, यानी कि वो हिंदुओं के प्रति टॉलरेंट रहता है। इसके लिए कई उदाहरण देखने को मिलता है। पहले जो उदाहरण हमें मिलते हैं, सबसे पहले तो वो योग्यता के आधार पर हिंदुओं को पद देता है, यानी कि अगर कोई हिंदू योग्य है, उसके अंदर क्षमता है, तो वह उन्हें धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता था, उन्हें वह पद देता था। और ये उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे कि उसके शासनकाल में साई राज था, एक व्यक्ति का नाम था, वो एक हिंदू था और वो मंत्री था उसके शासनकाल में। इसके अलावा रतन नाम के हिंदू व्यक्ति को वह सिंध का राज्यपाल बनाता है और इसके अतिरिक्त उसे अजीम उस सिंध की उपाधि भी देता है। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि वह जो पदों पर है वो कोई प्रकार से भेदभाव आवंटन में जो है कोई भेदभाव नहीं करता था। इसके अलावा वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने होली में त्योहार भाग लिया, यानी कि होली के त्यौहार में भाग लेने वाला वह पहला शासक दिल्ली सल्तनत का था। इसके अतिरिक्त साधु संत जो होते थे, उनके ठहरने के लिए रास्तों में उसने धर्मशाला का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त वह गौशाला का भी निर्माण करवाता है, जहाँ पर गौओं की जो है उनकी देखभाल की जाती थी और उन्हें उनका पालन किया जाता था। यह हिंदुओं के प्रति ही नहीं अपितु जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णु था। इसका उदाहरण हमें मिलता है कि वह जैन विद्वान जिनका नाम जिन प्रभा था, उनको 1000 गाय दान स्वरूप प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो वह सूफी संतों का भी आदर करता था। वह सूफीवाद जो एक प्रकार की जो फिलॉसफी है, उस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह जो संत थे उनका सम्मान करता था। यानी कि ऐसा उसके मन में कोई नफरत नहीं थी कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, तो जो इसको फॉलो करने वाले लोग हैं उनका भी मैं सम्मान नहीं करूँ। वह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो इन सब उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी जो धार्मिक नीति थी वो बहुत ही सहिष्णु थी और वह सभी धर्मों को मतलब कि एक तरह से रिस्पेक्ट देने का प्रयास करता था। और इसी सब कारणों की वजह से उससे कुछ उलेमा वर्ग जो होता था वो प्रारंभ में नाराज भी रहने लगा था। तो यानी कि इसका जो उसे कुछ नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। और इसके अतिरिक्त अब हम जो है इसके जो अगले पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि लोक कल्याणकारी कार्य, यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसने क्या क्या कार्य किए। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए, उनसे निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर खोले। यानी कि अकाल पीड़ितों की ओर ध्यान देने वाला वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। और वह वहाँ पर राहत शिविर खोलता है और वहाँ पर वह खाद्यान्न भी उपलब्ध कराता है। इसके लिए अकाल से राहत के लिए वह एक अकाल संहिता का भी तैयार करवाता है। इसके अतिरिक्त वह कृषि विस्तार योजना में भी काफ़ी कुछ करता है। इसके लिए वह एक कृषि से संबंधित एक नया विभाग जिसका नाम है दीवान ए अमीर कोही, प्रश्न इससे भी पूछ लिया जाता है, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक।
तो इसकी जो है इस एक नए विभाग की स्थापना करता है और उसका जो प्रधान होता था उसे आमिर ए कोही कहा गया और इसके अंतर्गत वह किसानों को अच्छी फसल पर उगाने का जोर डाला गया। ये थी मतलब कि उसकी कृषि विस्तार की योजना। अब इसके हम साम्राज्य विस्तार के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो इसने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से कुल मिला के मतलब प्रमुख रूप से 4 अभियान करता है। पहला जो अभियान होता है खुरासान अभियान, दूसरा अभियान कराची अभियान। तो इन 2 अभियानों को आपने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो इस लेक्चर में इसको पढ़ाना जरूरी नहीं है। आप पहला जो पार्ट देखेंगे तो इन 2 अभियानों के बारे में आप पढ़ लेंगे। इसके बाद वह नागरकोट की विजय मतलब कि नागरकोट का अभियान करता है। अगर हम नागरकोट की बात करें तो आधुनिक में देखें तो यह पंजाब के कांगड़ा जिले में एक स्थित पहाड़ी मतलब कि राज्य था जहां पर एक हिंदू राजा का शासन था और उसके मोहम्मद बिन तुगलक से पहले तक किसी भी मुसलमान शासक ने इस राज्य पर विजय हासिल नहीं की थी। तो 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस राज्य यानी नागरकोट पर आक्रमण किया और यहाँ पर विजय भी प्राप्त की। राजा जो है सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक वो जो नागरकोट का किला है वापस वहाँ के शासक को दे देता है, यानी कि उसका नागरकोट का जो अभियान होता है वो सफल रहता है। इसके बाद उसका एक अभियान राजपूत राज्यों की तरफ भी होता है और राजपूत राज्यों में वह मेवाड़ के शासक राजा हमीर देव पर अटैक करता है, लेकिन इस युद्ध में राजा हमीर देव जो है वह इसको मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित कर देता है और इसके बाद दिल्ली सल्तनत में आगामी आने वाले शासकों तक फिर कभी भी कोई जो शासक है वह मेवाड़ की तरफ नज़र नहीं उठाता है और जो मेवाड़ है एक स्वतंत्र मतलब कि एक प्रांत की तरह वो शासन कर रहा होता है। तो यानी जो इसका राजपूत राज्य में जो अभियान था मेवाड़ राज्य पर, यह जो है उसका जो असफल प्रयास हो जाता है। अब हम इसके जो कार्यकाल में देखेंगे प्रमुख विद्रोह। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था आपको पता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और सर्वाधिक प्रांत इसके काल में थे और इसके काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके काल में सर्वाधिक 22 विद्रोह हुए। इन विद्रोहों ने सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, जिससे साम्राज्य के विघटन की भी प्रक्रिया जो है इन्हीं विद्रोहों की वजह से आरंभ हो जाती है। यानी कि जो नए प्रांतीय राजवंशों का जो उदय होता है ये सब इन्हीं विद्रोहों से ही पनपते हैं। अब इसके द्वारा इसके राज्य में कौन से ज़्यादा विद्रोह हुए, कौन कौन से क्या किया, ये ज़्यादा मतलब कि प्रश्न इससे नहीं बनते हैं। तो आप सिर्फ इनसे देख लीजिए कौन कौन से जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं और ये डेट है जैसे और ये सन है। जैसे बहाउद्दीन गुरशब का विद्रोह 1327 के आसपास हुआ। बहराम आयाबा का विद्रोह 1327 के आसपास हुआ। गयासुद्दीन बहादुर का एक विद्रोह 1330 के आसपास होता है। कमालपुर का विद्रोह 1329 के आसपास होता है। शेहवान का विद्रोह 1333 के आसपास होता है और बंगाल का विद्रोह जो है 1338 के आसपास होता है। अगर इसके अतिरिक्त देखें तो दक्षिण भारत में भी काफ़ी सारे विद्रोह होते हैं। जैसे माबर का विद्रोह यानी मदुरा में होता है। वारंगल का विद्रोह 1336 ईस्वी में होता है। कंपली का विद्रोह होता है। वीदर का विद्रोह होता है। गुलबर्गा का विद्रोह होता है और शदाह अमीरों का विद्रोह होता है। तो ये सब जो है इसके शासनकाल के प्रमुख विद्रोह होते हैं। इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, आप इन्हें सिर्फ एक नज़रिए से मतलब एक सरसरी निगाह से आप इन्हें देख बस लीजिए। तगी का विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का यह जो तगी का विद्रोह है यह अंतिम विद्रोह होता है और यह गुजरात में घटित होता है। यानी जो तगी का विद्रोह है वो गुजरात से संबंधित है। तगी क्या होता है? तगी एक सामान्य जूता बनाने वाला एवं मुस्लिम कुलीनों का एक दास होता है। गयासुद्दीन तुगलक के समय वह एक दास के रूप में खरीदा गया होता है। बाद में यह
मोहम्मद बिन तुगलक की कृपा से उच्च पद भी प्राप्त कर लेता है। बाद में यह जब मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी के अभियान में होता है तो ये इसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर यह जो तगी है वह गुजरात में विद्रोह कर देता है और इस विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान विशाल सेना लेकर भड़ौच यानी गुजरात की ओर बढ़ता है और इस युद्ध में जो कि खंभात के आसपास युद्ध होता है, इस युद्ध में तगी जो है हार जाता है और इसी अभियान के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मतलब कि मौत हो जाती है 20 मार्च 1351 को। और उसे इसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये भयंकर ज्वर होता है यानी बुखार आने से वह उसकी जो मौत हो जाती है। इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक का शासन समाप्त हो जाता है, यानी कि तगी विद्रोह को समाप्त करने के उद्देश्य से वो जो निकला था उस विद्रोह को दमन करने हमें इस मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो जाती है, उसका जो तगी है उसका पीछा करने के दौरान। तो ये बात हो गई इसकी मृत्यु की। अब इसके द्वारा कुछ देख लिखते हैं, कुछ जैसे सृजनात्मक कार्य, जैसे कि कैसे किसी शहर की स्थापना इसने की होगी या कोई निर्माण कार्य कराया होगा, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर निर्माण कार्य की बात करें तो सबसे पहले यह है अदलाबाद किले का एक निर्माण करवाता है, यानी कि प्रश्न पूछ ले कि अदलाबाद किले का निर्माण किसने करवाया, तो इसका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अतिरिक्त यह है जहाँ पनाह नगर की स्थापना भी करता है, यानी कि एक ये नया नगर बसाता है जिसका नाम होता है जहाँ पनाह नगर। इसके अतिरिक्त यह कई सारे विद्वानों को भी आश्रय प्रदान करता है। इसके शासनकाल में कई सारे विद्वान इतिहासकार जैसे जियाउद्दीन बर्नी लगभग 17 साल तक इसके आश्रय में रहता है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदरी। इसी के काल के आसपास जो है इसकी रचना होती है और इसके रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी होती है। तो यह थे जो मोहम्मद बिन तुगलक का सेकंड पार्ट था, जिसमें जो बचा हुआ भाग था जैसे इसकी धार्मिक नीति है, इसके द्वारा विजय अभियान, सृजनात्मक कार्य और लोक कल्याणकारी कार्य, इनसे प्रश्न बनते हैं, इन सभी बिंदुओं को हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम इसकी जो वंश के अगले शासक है फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना। कहीं भी कोई प्रश्न बन रहा हो तो अपना कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।